Bismillahirrahmanirrahim. Respected aspirants, Assalamu alaikum. Respected lawyers, Assalamu alaikum. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. I am so excited for lecture number 61 of CPC। और आज बहुत 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 अहम टॉपिक हम करने जा रहे हैं और उसके मैंने दो हिस्से रखे हैं। वैसे तो मेन लेक्चर यही है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, एक डिग्री को कौन कौन सी कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकती है। लेकिन इसको करते करते साथ में मैं एक टॉपिक कवर करूंगा, एग्जीक्यूशन ऑफ अ फॉरेन डिग्री। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये पास्ट में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो लिसन केयरफुली और प्लीज़ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। और शेयर करने का जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, बेस्ट वे ये है कि जो लिंक है विद द सूटेबल कैप्शन उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर अपलोड कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है उसके बारे में जान सकें, उसको पढ़ सकें और उनके साथ नॉलेज शेयर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन डिग्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है? वैसे फर्स्ट इंप्रेशन तो माइंड में यही आता है कि जिसने पास की है वो डिग्री वही उसको एग्जीक्यूट करवा सकता है, लेकिन बहुत सारे एक्सेप्शन सर्कमस्टांसिस हैं जहां पे वो कोर्ट जिसने वो डिग्री पास की है उसके अलावा भी कोई कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। वैसे तो मैंने आपके लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है, मैं उसी में अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद जस्ट जो है वो फॉर्मेलिटीज़ रह जाएंगी। लें जी, ये आ गया। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू फॉरेन डिग्री एंड पाकिस्तानी डिग्री, ये जी मेरी अपनी क्रिएशन है आपको समझाने के लिए कि हम इस तरह कर लेते हैं कि हम कहते हैं कि अगर वो पाकिस्तान की डिग्री है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होनी है और अगर वो फॉरेन डिग्री है तो वो कैसे एग्जीक्यूट होनी है। ठीक है, अच्छा, और जो पाकिस्तानी यानी जो इधर हमारी कोर्ट की डिग्री है, ठीक है, वो कौन एग्जीक्यूट करवा सकता है जी? एक है, ये सेक्शन 38 कहता है, वो कहता है कि वो कोर्ट पासिंग दी डिग्री भी हो सकता है और ट्रांसफरी कोर्ट जिसको वो डिग्री ट्रांसफ़र की गई है। ठीक है, अच्छा, मैं ना अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा एक डिग्री को ट्रांसफ़र करने का और फिर मैं आपको प्रैक्टिकली ऑर्डर भी शेयर करूंगा एज ए जज, और साथ में वो डॉक्यूमेंट भी शेयर करूंगा जो कि जब एक डिग्री ट्रांसफ़र की जाती है तो उसके साथ जो है उसको जो है वो अनेक्स किया जाता है। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर कमाल हो जाएगा और उसके ऊपर आपकी ग्रिप हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोर्ट पासिंग द डिग्री जो है वो कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले तो वो है कोर्ट एक्चुअली पासिंग द डिग्री। सबसे पहले तो वो कोर्ट हो सकती है जो कि जिसने वो डिग्री पास की है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो सिविल जज की ही कोर्ट हो, सिविल जज फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास की ही कोर्ट हो जिसने एक्चुअली वो डिग्री पास की है। हम सब लोगों को पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन कोई दावा इंटरटेन कर सकती है और ये सेक्शन 7 है शायद सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस का, जिसमें लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी ओरिजिनल प्रिंसिपल जुरिडिक्शन होगी, ओरिजिनल जुरिडिक्शन होगी। अच्छा, जैसे कि ऑर्डर 37 का दावा है, ऑर्डर 37 का दावा जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो है वो लाई करता है। तो फिर जो कोर्ट एक्चुअली पासिंग द डिग्री है वो कोई भी कोर्ट हो सकती है जिसने उस डिग्री को क्या किया है, वो पास किया है। ये तो जनरल रूल है। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 2 पे लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस विद डिग्री इज पास बाय द एपलेट कोर्ट। देखिए ऊपर जो मैंने बात कहा है ना कि कोर्ट एक्चुअली पासिंग द डिग्री, ठीक है, ये तो कोई भी कोर्ट हो सकती है जिसने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में पास किया है। इवन अगर वो एपलेट डिग्री है तो फिर वो एपलेट कोर्ट होगी और अगर रिवीनल डिग्री है तो वो रिवीनल कोर्ट होगी। ये तो हो गया नंबर 1 पे ना कि ये जनरल रूल है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास की है वही उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकता है। लेकिन नंबर 2 पे जो है वो है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस वेयर डिग्री इज पास बाय एपलेट कोर्ट। देखिए अगर एपलेट कोर्ट ने डिग्री पास की है, एपलेट कोर्ट ने डिग्री पास की है तो अब उसकी एग्जीक्यूशन वो एपलेट कोर्ट खुद भी कर सकती है, जैसा कि नंबर 1 पे बताया गया है कि कोर्ट एक्चुअली पासिंग दी डिग्री। लेकिन अगर वो कोर्ट समझे वो भी भेज सकती है नीचे कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए, या पार्टी भी नीचे जो है वो आ सकती है
कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यानी एपलेट जिसने असल डिग्री पास की थी उसके बाद आके वो एग्जीक्यूशन जो है वो दायर करेगी। अच्छा, जनरल रूल ये है कि एपलेट एंड ट्रिब्यूनल डिग्री की सूरत में ओरिजिनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस जो है उसके पास ही एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो जाना है। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि वो जो ट्रिब्यूनल या जो एपलेट कोर्ट है वो खुद भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। अच्छा, उसके बाद ये 1 2 3 कैटेगरी होगी। उसके बाद नंबर 4 पे देखिएगा, एनी कम्पिटेंट कोर्ट वेयर कोर्ट पासिंग द डिग्री सीजेस टू एग्जिस्ट। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके ये चीज़ समझाता हूँ कि देखिए मेरी बात सुनिए, मैं भावलपुर में पोस्टेड हूँ, मैं इस वक्त एक डिग्री की एग्जीक्यूशन करवा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें मेरा ट्रांसफ़र हो जाता है और मेरी जगह पे कोई नया जज नहीं हो ट्रांसफर होके आता, तो क्या होगा कि मेरी कोर्ट अबॉलिश कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी? अबॉलिश कर दी जाएगी और मेरी फाइलें उठा के तो दूसरे जजेस में तकसीम कर दी जाएंगी। तो ऐसी सूरत में मैं तो जो जिसने डिग्री पास की थी, मैं सीजीज टू एग्जिस्ट, वो तो सीजीज टू एग्जिस्ट हो गया। तो ऐसे में कोई दूसरा कोर्ट जो है वो उसको क्या कर सकता है, केस को एग्जीक्यूशन को इंटरटेन कर सकता है। लेकिन गौर कीजिएगा वर्ड कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऊपर क्या मतलब। अब मैं आपको एक दो मिसालें देके समझाता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, एक दावा जो है वो फ़र्ज़ कर लें कि अगर वो कितने से 50 लाख से ज़्यादा है तो वो उसको फर्स्ट क्लास ही सुनेगा। तो क्या ये सिर्फ सूट में ही पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन अप्लाई होती है? यहाँ जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सूट में ही होता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो एग्जीक्यूशन पे भी वही प्रोसीजर रहता है। एग्जीक्यूशन के ऊपर भी उसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो जज की जो है वो वहीं पे देखी जाती है। ऐसे नहीं हो सकता कि जो ट्रायल जो किया था वो सिविल जज फर्स्ट क्लास ने कहा था, उसकी डिग्री थी, लेकिन उसको भेज दिया जाए किसको, सिविल जज क्लास 3 उसकी एग्जीक्यूशन करवा ले। नहीं, ऐसे नहीं है। वो जो थी वो जो जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट या कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट एट ट्रायल स्टेज थी, वो आगे भी प्रिवेल करेगा। तो अगर मेरी कोर्ट अबॉलिश होगी और कोई और कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करने जा रहा है तो उसकी कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि क्या सबसे पहले उस कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या वो कोर्ट अदरवाइज कॉम्पिटेंट है, यानी वो सूट सुनने के काबिल था। अगर तो वो सूट सुनने का कॉम्पिटेंसी रखता था तो फिर वो उसका ट्रायल भी कर सकता है। तो होप कि आपको समझ आ गई। वैसे मैंने इसको आगे डिटेल में भी करवाना है। उसके बाद ये है, एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट पासिंग द डिग्री, अच्छा जी, एनी वेयर कोर्ट पासिंग द डिग्री सीजेस टू हैव द जुरिडिक्शन। देखिए ना मेरी बात सुनिए, मैं सिविल जज था, ठीक है, मैंने एक डिग्री पास की, मैं उसकी एग्जीक्यूशन करवा रहा था। सेशन जज साहब ने नोटिफिकेशन कर दिया कि जी ये इसकी सिविल कोर्ट ख़त्म कर रहे हैं और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम फैमिली कोर्ट बना रहे हैं। अब मैं फैमिली कोर्ट बन गया तो अब मेरे पास स्पेशल जुरिडिक्शन आ गई। वो सिविल जज वाली मेरी जुरिडिक्शन जो है वो सीजेस टू एग्जिस्ट हो गई। तो ऐसे में फिर क्या हो जाएगा, मेरी डिग्री कोई भी दूसरी कोर्ट जो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी वो उसको क्या करवा सकती है, उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। तो होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई। अच्छा, ये था पाकिस्तानी डिग्री एक का फर्स्ट, ये था कोर्ट पासिंग डिग्री, और फिर हमने आगे उसकी 4-5 स्टेजेस देखी जहाँ पे कि वो कौन कौन सी कोर्ट्स हो सकती हैं जिनको कहा जाएगा कोर्ट पासिंग डिग्री। अच्छा, उसके बाद है दूसरी जो सिचुएशन हो सकती है वो है ट्रांसफरी कोर्ट। ट्रांसफरी कोर्ट किसे कहेंगे? ट्रांसफर कोर्ट किसे कहेंगे? जिसको डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है, जिसको डिग्री ट्रांसफर कर दी गई है। अच्छा, अब जो डिग्री ट्रांसफर जिसको ट्रांसफर होके आई है वो ट्रांसफरी कोर्ट है। अब ये है कि डिग्री किन किन सर्कमस्टांसिस में किन किन ग्राउंड्स पर ट्रांसफर हो सकती है और कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है, तो ये हमारा अगला लेक्चर होगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सेक्शन 39 के तहत तो वही कोर्ट पासिंग द डिग्री जो है उसके पास सर्टन ग्राउंड्स हैं 39 में मेंशन किए हैं जिसके तहत वो डिग्री किसी और कोर्ट को क्या कर सकता है, कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकती है। उसको हम डिटेल में अगले लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सेशन जज साहब है वो एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी सेक्शन 24 के तहत जो है वो एक डिग्री को इंडिविजुअली, एक डिग्री को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरी कोर्ट को। और एक है सेक्शन 50, इसके तहत भी डिग्री ट्रांसफ़र हो सकती है। अच्छा, सेक्शन 24 और 50 में फ़र्क समझिएगा। देखिए, मैं एक एग्जीक्यूशन करवा रहा था
तो किसी ने सेशन जज साहब के पास दरखास्त दी कि जी ये डिक्री बाबर साहब की कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दी जाए। जज साहब ने उनकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली थी और वो एग्जीक्यूशन मेरी कोर्ट से चली गई किसी और कोर्ट में, तो ये तो हो गया सेक्शन 24, ठीक है। और वो जो कोर्ट जिसको गई है उसको कहेंगे ट्रांसफरी कोर्ट, ठीक है। अच्छा, एक ये है कि मेरी पूरी की मैं ट्रांसफ़र हुआ, मेरी पूरी की पूरी कोर्ट ही जो है वो किसी और को दे दी गई, कोर्ट ही शिफ्ट कर दी गई, पूरे का पूरा बिजनेस। यानी एक है इंडिविजुअल फाइल ट्रांसफ़र होना और एक है सारी फाइलें किसी और को दे देना। मसलन जज साहब जो है अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो गई तो उनका सारा काम किसी और कोर्ट को दे दिया, तो ये सेक्शन 50 के तहत क्या हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफ़र हो रहा है, दावे भी जा रहे हैं, एग्जीक्यूशनें भी जा रही हैं, तो बेसिकली तो एग्जीक्यूशन भी ट्रांसफ़र हो गई ना। एनी हाउ इसको भी हम फिर आगे डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तानी कोर्ट के बारे में। आगे है फॉरेन डिक्री, ठीक है, और उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है अंडर सेक्शन 43 और सेक्शन 44A। इसको हम डिटेल में आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैंने अपना लेक्चर जो है उसको वाइंड अप कर दिया है। अब आप ज़रा देखिएगा, आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले सेक्शन 38 क्या करता है, कोर्ट बाय विच डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड, अ डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड ईदर बाय द कोर्ट विच पास इट और बाय द कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। अगर मैं इसको एग्जाम में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एज पर सेक्शन 38 एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में बी या कोर्ट पासिंग द डिक्री और ट्रांसफरी कोर्ट। ये कौन कह रहा है, सेक्शन 38 कह रहा है। उसके बाद कोर्ट पासिंग द डिक्री इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 37। लो जी, 38 कहता है कि जो डिक्री है उसको एग्जीक्यूट कोर्ट करवा सकता है, कोर्ट पासिंग द डिक्री, और जो सेक्शन 37 है वो डिफाइन कर रहा है किसको, कोर्ट पासिंग द डिक्रीज डिफाइन, ये अगली स्लाइड में हम करेंगे। अच्छा जी, और नंबर 3 पे क्या है, ट्रांसफर कोर्ट, जो कि उसको क्या करवा सकता है, यानी दूसरी पीछे हम पढ़ के भी आए हैं। दूसरा जो ये भी सेक्शन 38 कहता है, ट्रांसफर कोर्ट टू विच अ डिक्रीज ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन फॉलोइंग आर प्रोविजन अंडर विच डिक्री में बी ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट फॉर सेक्शन 39, 24 और सेक्शन 50। एनी हाउ 150, सॉरी उधर मैंने 50 लिख दिया, अब ये 150 सेक्शन है। एनी हाउ, अच्छा जी, सेक्शन 38 is analogous to those of section 16 to 24 of CPC. Section 20 deal with the territorial jurisdiction in a suit, whereas section 38 deal with the territorial in an execution. अच्छा देखिए, सेक्शन 16 तो 20 जो थे वो सूट की टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बताते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन की जो जुरिडिक्शन है वो कौन बताएगा, ये सेक्शन 38 बताएगा। तो सेक्शन 38 में जब वो ये कहेगा, सेक्शन 38 में जब वो ये कहेगा कि वही कोर्ट एग्जीक्यूट करवा सकती है जिसने उसको पास किया है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दावे में, अगर सूट में उसकी जुरिडिक्शन थी तो ऑब्वियसली वो जो एग्जीक्यूशन है उसमें भी उसके पास जुरिडिक्शन होगी। अच्छा, और अगर वो खुद नहीं है, कोई और कोर्ट है सेंट फॉर एग्जीक्यूशन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो कोर्ट भी कंपिटेंट होगी तो वो उसको सुनेगी ना। तो अगेन इसीलिए कहा जा रहा है कि सेक्शन 38 जो है वो अल्टरनेट है किसका, सेक्शन 16 टू 20 का। सेक्शन 16 टू 20 जो है वो डील करते हैं किससे, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन केस ऑफ अ सिविल सूट, वेयर एज सेक्शन 38 डील विद द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन इन एन एग्जीक्यूशन। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन ये प्रिवेल करेंगी, जो ओरिजिनल कॉम्पिटेंसी थी वही आगे चलेगी। Such time as appeal is not filed, it is the decree of the court of first that is to be executed, and there it will be appellate or revenal decree, where the decree of lower court is affirmed, varied or wherever the decree of lower court merges into appellate court, which alone is capable of। बच्चों बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये प्रोपोजिशनल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। वो ये है कि देखिए, एक कोर्ट, मैं सिविल जज हूँ, मैंने एक डिक्री पास कर दी, उसके खिलाफ एक अपील हो गई, तो सबसे पहली क्यूरी ये है कि अभी अपील चल रही है तो क्या मेरी डिक्री सिविल जज की ख़त्म होगी, नहीं हुई अभी, क्योंकि अभी ऊपर डिसाइड नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करें कि ऊपर डिक्री हो गई, एपलेट कोर्ट में भी डिक्री हो गई, चाहे रिवर्स होगी नीचे वाली डिसीजन, चाहे अफर्म हो गई। अच्छा जी, ऊपर से भी डिक्री हो गई। अब बात यह है कि दो डिक्रियाँ हो गई, एक एपलेट कोर्ट की या रिवीनल कोर्ट की होगी और दूसरी किसकी होगी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस की होगी। तो अब ये है कि एग्जीक्यूशन कौन से वाली डिक्री की होगी,
तो अंडरस्टूड है कि एग्जीक्यूशन होगी किसकी एपलेट डिक्री की, और जनरल रूल कौन है, वही करवाएगा, फर्स्ट इंस्टांस वाली कोर्ट वो करवाएगी, लेकिन एपलेट कोर्ट खुद भी उसको क्या कर सकती है, एग्जीक्यूट कर सकती है। ये हमने आगे जो है वो पढ़ा भी है। अच्छा, क्या कह रहा है कि अपील में वो डिक्री नीचे कोर्ट की अफर्म होगी, वैलिड होगी या रिवर्स होगी, ठीक है। यानी कोर्ट ने उस डिक्री के साथ छेड़छाड़ की ना, ठीक है। तो अब वो नीचे वाली उसमें, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक डिक्री पास की एज ए सिविल जज, एक पार्टी ने उसके खिलाफ अपील की, उस पार्टी की अपील जो है वो नॉन प्रोसिक्यूशन खारिज हो गई, तो क्या अब हम कहेंगे कि नीचे वाली डिक्री ऊपर वाली डिक्री में मर्ज हो गई है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ना वो फर्म हुई है, ना वो वेरिड हुई है, ना वो रिवर्स हुई है, ठीक है। वो मेरिट पे तो डिसाइड हुई नहीं, नॉन प्रोसिक्यूशन जो है वो खारिज हो गई है, ठीक है। तो दिस इज दी थिंग। अच्छा, वो फर्ज करें, थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ कि मैं सिविल जज था, मैं एक एग्जीक्यूशन चला रहा था, मीनवाइल अपील हुई, अपील में फर्ज करें कि वो मोडिफाइड हो गई, क्या हो गई, डिक्री मॉडिफाई हो गई। अब मेरी डिक्री तो उसमें मर्ज हो गई, मेरी डिक्री तो उसमें ऊपर वाली डिक्री में मर्ज हो गई, तो अब नीचे क्या होगा, अब वो मेरे पास अमेंडमेंट की एप्लीकेशन देगा कि वो जो मेरी एग्जीक्यूशन पिटीशन है उसको अमेंडमेंट करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ऊपर जो है वो डिक्री क्या हो गई है, मॉडिफाइड हो गई है। एनी हाउ, होप कि आपको मेरी बात की समझ आ गई है। अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम इज ऑलवेज अबाउट सरप्राइज। इसमें जितना भी पढ़ लिया जाए कम है, जितना भी नॉलेज हो वो कम है। आप सिर्फ इसको सुना करें। मेरा लेक्चर इस तरह का होता है कि उसको सुनने के बाद ना यकीन रखें कि आप पेपर में लिख सकते हैं, फिर आपको किताबों के पीछे पढ़ने और ये वो उसकी करने की बिल्कुल जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, जो सेक्शन 37 है उसके ऊपर। पहले पीछे हमने कौन सा सेक्शन डील किया था, सेक्शन 38 था, उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल नॉलेज देखा था। अब सेक्शन 37 आ गया, ठीक है। द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिक्री और वर्ड टू दैट इफेक्ट शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूटिव डिक्री अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट बी डीम्ड टू इंक्लूड where the decree to be executed has been passed in the of appellate jury or the court of first instance। वही जो मैंने आपको एक चार्ट भी बना के बताया है कि जब वो, अच्छा, ये इंक्लूड का वर्ड जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंक्लूड का मतलब क्या है कि भाई वो कोर्ट जिसने एक्चुअली वो डिक्री पास की है वो तो है ही है, वो तो है ही है, वो एक्सप्रेसली सेक्शन 37 में नहीं लिखा, लेकिन हमने तो उसको कंसीडर करना है ना जब बताना है कि वो कोर्ट, द कोर्ट विच हैज एक्चुअली पास द डिक्री, और उसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्या, कि अगर एपलेट कोर्ट ने वो डिक्री पास की है तो फिर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस भी हो सकता है, ठीक है। एक्सेप्शन वो कोर्ट खुद भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। वेयर द डिक्री ऑफ द फर्स्ट हैज सीजेस टू एग्जिस्ट आर द जूरी इन द कोर्ट इफ द सूट। अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो मैंने जैसे लिखा था ना कि उसका भी कंपिटेंट होना जरूरी है जिस कोर्ट को वो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि where the court of first has ceased to exist or have jurisdiction to execute the court which if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application for executing the decree would have jurisdiction to try such suit। यानी अल्लाह ना करे कि जज साहब नहीं रहे, उनकी कोर्ट सीजीज टू एग्जिस्ट कर रही है या उनके पास वो जुरिडिक्शन नहीं रही, तो अब कौन सी कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है? किस कोर्ट को कहेंगे पासिंग द डिक्री? वो कोर्ट जो उस दावे को जिसमें वो डिक्री पास हुई है उसको एंटरटेन करने की अहलियत रखती थी, उसकी बाबत टेरिटोरियल एंड पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन एज वेल एज सब्जेक्ट जुरिडिक्शन जो है वो रखती थी, वही कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है। और वो किस वक्त उसकी देखी जाएगी? जिस वक्त एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन जो है वो दायर हुई उस दिन देखा जाएगा कि क्या वो सिविल जज फर्स्ट क्लास था, ठीक है। तो अगर था और उसके बाद क्या उसके पास पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन भी थी, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन भी थी, अगर थी तो अब वो उस कोर्ट को, उस केस को क्या करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। प्रैक्टिकल नॉलेज सुन लीजिए। डिक्री जो है वो ओरिजिनल डिक्री भी हो सकती है जो कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस पास कर सकता है, और एपलेट डिक्री भी हो सकती है, और रिवीजनल डिक्री भी हो सकती है। और कोर्ट पासिंग द डिक्री जो है वो कोर्ट भी हो सकती है जिसने एक्चुअली वो डिक्री पास की है, जैसे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस है या एपलेट कोर्ट है या रिवीजनल कोर्ट है।
अच्छा, दूसरी सिचुएशन ये है कि डिग्री अपील में पास हुई है लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। रिवीनल डिग्री रिवीजन में पास हुई है लेकिन रिवीनल कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस उसकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है। और डी वही था कि वो सीजीज टू एक्सेस या जुरिडिक्शन रही नहीं है, तो वो कोर्ट जो अदरवाइज कम्पिटेंट होगा उस एग्जीक्यूशन को इंटरटेन करने का, वो उसको प्रोसीड विद कर सकता है। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और एक और चीज़ है, ये जो चीज़ है डिग्री जो है वो पास हुई है किसकी तरफ से, डिग्री पास की है एपलेट कोर्ट ने, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन करवाएगा कौन, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। क्यों? द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 37A इज टू रिलीव द सुपीरियर कोर्ट्स विच एक्चुअली पास द डिग्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिंग इट, कि उनका बर्डन कम किया जाए, तो सिविल जज ही करे काम। ठीक है, एनी हाउ अब आगे चलते हैं। ले जी, अब हम वो बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया जी, फॉरेन डिग्री के बारे में हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने इसके ऊपर जो है वो बड़ी मेहनत की है, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसके बारे में ना थोड़ा सा जो है वो समझा सकूं। सबसे पहले मैं ना आपको, सॉरी ये QSO लिखा आ गया, मैं सबसे पहले ना आपको जो है वो क्या कहते हैं कहानी की सूरत में सुनाता हूँ। देखिए मेरी एक बात सुनिए कि फॉरेन जजमेंट किसे कहते हैं, जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। और फॉरेन कोर्ट किसे कहते हैं, वो कोर्ट जिसको पाकिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता। मेरी बात समझ आ गई? यानी जिसका अपना लॉ है, जिसका अपना लॉ है, वो अपने लॉ के मुताबिक चलता है, उसको कहेंगे वो फॉरेन कोर्ट। ठीक है, ये अब आपके माइंड में आया कि अगर हम उसको वो एडमिट ही नहीं करते तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा अब एक फॉरेन आगे, अब आगे उस फॉरेन जज की जजमेंट की सबसे पहली बात यह है कि क्या वो पाकिस्तानी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, उसको इधर इन्फोर्स किया जा सकता है। तो उसका आंसर है यस, अगर वो सेक्शन 13 के खिलाफ नहीं है। सेक्शन 13 में 4-5 ग्राउंड्स दिए हैं जहां पे एक फॉरेन जजमेंट जो है ना उसको पाकिस्तानी कोर्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी वो रेस जुडिकाटा के जुमरे में नहीं आएगी वो मैटर, और वो पाकिस्तानी कोर्ट उसकी पाबंद नहीं होगी। लेकिन अगर वो 5 कंडीशंस यानी सेक्शन 13 जो है उसमें जो 3-4-5 ग्राउंड्स बताई हैं उससे हट के अदरवाइज वो फॉरेन जजमेंट एक्सेप्टेबल है, तो अब वो पाकिस्तानी कोर्ट उसकी पाबंद है। लेकिन ये है इन्फोर्सिबल, ये सिर्फ इस सेंस में है, रेस जुडिकाटा के सेंस में। किसके सेंस में? रेस जुडिकाटा में। तो फिर उसके ऊपर नया केस जो है वो फाइल नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये तो होगी ना इन्फोर्सिबिलिटी उसकी, कि वो क्या उसको पाकिस्तानी कोर्ट ऑन करेगी कि नहीं करेगी। अगर सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, अगर सेक्शन 13 यानी अगर सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स दी गई हैं, अगर तो उसके तहत तो वो फॉरेन जजमेंट जो है वो किसी भी ग्राउंड पे वो फिट है, तो फिर तो उसको पाकिस्तानी मतलब कॉम्पिटेंसी नहीं थी उस कोर्ट की जिसने वो फॉरेन जजमेंट पास किया, तो फिर पाकिस्तानी कोर्ट उसकी पाबंद नहीं होगी। अच्छा एनीहो, अच्छा जी ये तो होगी। अब ये है कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, फॉरेन फॉरेन जो जजमेंट एंड डिक्री उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होनी है। देखिए ऑटोमेटिकली तो नहीं हो सकती, ऐसे नहीं कहा जा सकता कि फला पासिंग कोर्ट जो है दैट इज पासिंग द डिक्री तो उसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा अब इसके ना देखिए, अब मेरी बात बड़े गौर से आप सुनिएगा। सेक्शन 43 और 44A में कुछ सरकमस्टांसिस दिए गए हैं। अगर तो उन सरकमस्टांसिस के ऊपर वो डिक्री पूरा फॉरेन डिक्री जजमेंट एंड डिक्री पूरा उतरती है, तो फिर तो सेक्शन 43 में जो लिखा है कि कोई भी पाकिस्तानी कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है, और 44A में लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो उसको एग्जीक्यूट करवा सकती है, फिर तो वो कोर्ट्स उसको क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब वो कंडीशंस क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन फर्ज करें कि एक फॉरेन जजमेंट है और लेकिन वो सेक्शन 43 और 44 में फॉल नहीं कर रही, उनके सर्कमस्टांसिस पे पूरा नहीं उतर रही, तो अब एक क्वेश्चन अराइज हो गया कि अब उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। उसके लिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अलहदा से दावा करना पड़ेगा, सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन करना पड़ेगा कि जी कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करे डिफेंडेंट्स को, बेशक गवर्नमेंट हो या प्राइवेट पार्टी हो, जो इस फॉरेन जजमेंट के ऊपर क्या करे, अमल करे।
ठीक है, यानी सेक्शन 43 और 44A के तहत एग्जीक्यूशन हो सकती है अगर सेक्शन 43 और 44A की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, लेकिन आप पेपर में ये भी लिख के आएंगे कि अगर वो मैं इसकी मिसाल दूंगा आपको आगे चल के कि अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो उस सूरत में उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो थ्रू अ सेपरेट सूट होगी, ठीक है। लेकिन सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट वहीं पे होगी कि एक फॉरेन जजमेंट थी, सेक्शन 13 के मुताबिक वो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल है वो, ठीक है, और पाकिस्तानी कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करता है। लेकिन सेक्शन 43 और 44A के तहत ऐसे सरकमस्टांसिस नहीं है कि पाकिस्तान की कोई कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाए, तो उस सूरत में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल होगा। इवन थर्ड जो एक सिचुएशन हो सकती है वो क्या है कि सेक्शन 13 की जो ग्राउंड्स है उसके तहत वो पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल ही नहीं है, वो फॉरेन, यानी हम उसको फॉरेन जजमेंट पाकिस्तानी कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो अब उस बंदे के पास क्या रेमेडी होगी, अब वो अपने ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर क्या कर ले, दावा कर ले, उसको पाकिस्तानी कोर्ट के मुताबिक चला ले, उसको डिक्री करवा ले, उसकी एग्जीक्यूशन करवा ले। तो 3 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे एक फॉरेन जजमेंट को जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो है वो तहरक किया जा सकता है। एनी हाउ हम इसको आगे डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। और ये क्या हो गया, किधर चला गया, ले जी, अब मैं आपको ना अब इसको पढ़ूंगा भी और साथ में मैंने इसकी कुछ हेडिंग्स बनाई है वो भी है। ले जी, सबसे पहले आप देखिए फॉरेन जजमेंट सेक्शन 2(6) कहता है द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, और फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन 2(5) में वो कहता है कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पाकिस्तान व्हिच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और कंटिन्यूड से क्या मुराद है कि पास्ट में हो सकता है फेडरल गवर्नमेंट उसको ऑन कर रही थी उस कोर्ट को, लेकिन अब नहीं कर रही, ठीक है। एनी हाउ उसके बाद इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ फॉरेन जजमेंट क्या है, a foreign judgment creates obligation and is conclusive in Pakistan except in circumstances enumerated in section 13। section 13 में जो 5 circumstances बताए हैं, अगर वो उन circumstances से हट के वो जजमेंट है तो वो इन्फोर्सेबल है। अच्छा, अब एग्जीक्यूशन कैसे होगी फॉरेन जजमेंट की। अपॉन ऑब्टेनिंग अ फॉरेन जजमेंट 3 कोर्सेज आर ओपन टू द डिक्री होल्डर। सबसे पहला क्या है, ऑब्टेन एग्जीक्यूशन ऑफ द जजमेंट बाय प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 44 एंड 44A वेयर दीज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। इसको भी डिटेल में देखते हैं। दूसरी क्या सिचुएशन हो सकती है, वो ये है filing a suit in Pakistan on the basis of foreign judgment treating it as cause of action subject to section 13 के क्या भी कि वो कहे जी कि ये जजमेंट मेरी फेवर में हुई पड़ी है, अब पाकिस्तानी कोर्ट इस पे क्या करे, अमल दरामद करवाए थ्रू सूट। जब वो सूट डिक्री हो जाएगा फिर उसकी एग्जीक्यूशन होगी। और तीसरा क्या है, फाइलिंग अ सूट ऑन ओरिजिनल कॉज ऑफ एक्शन सब्जेक्ट टू सेक्शन 13 कि वो फॉरेन जजमेंट जो है वो हिट कर रही है सेक्शन 13 के किसी भी प्रोविजन में, तो ऐसे में वो ओरिजिनल काज ऑफ एक्शन में पाकिस्तानी कोर्ट में दावा करके तो अल्टीमेटली डिक्री लेके उसको क्या करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। अब जो है वो सेक्शन 33 में जो है वो अच्छा, अब उसके सर्कमस्टांसिस देख लेते हैं कि सेक्शन 43 में ऐसे क्या सर्कमस्टांसिस हैं कि जिसमें फॉरेन डिक्री जो है वो उसको क्या करवाया जा सकता है, एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। सबसे पहले है कि वो डिक्री इज पास बाय सिविल कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन एरिया इन पाकिस्तान, ठीक है, कि सबसे पहले वो डिक्री जो है वो क्या है कि वो ऐसे सिविल कोर्ट के हो जो कि पाकिस्तान के किसी भी एरिया में एस्टैब्लिश्ड हो, ठीक है, या एस्टैब्लिश थी। जैसे कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पे कुछ ब्रिटिश कोर्ट्स थी, तो उनकी जजमेंट्स होंगी, उन्होंने दिए होंगे। बेशक पाकिस्तान बनने के बाद वो कोर्ट्स खत्म होगी, लेकिन उनकी एग्जीक्यूशन तो होनी है ना उनकी जजमेंट्स की, ठीक है। अच्छा, तो एक तो पहली कंडीशन ये होगी। दूसरा ये है कि उन कोर्ट्स की जो जजमेंट्स थी प्रोविजन ऑफ एग्जीक्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू दैट डिक्री, और सीपीसी उस पर अप्लाई नहीं कर रही। ऐसे में सेट डिक्री कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट बाय विच इट इज पास्ड, ठीक है। और वो कोर्ट जिसने उसको पास किया था, या तो वो कोर्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, या वो कोर्ट फर्ज करें
कि वो कोर्ट इस्लामाबाद में बैठी है, लेकिन जो डिक्री एग्जीक्यूट होनी है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में होनी है, तो अब वो उसकी एग्जीक्यूशन नहीं करवा सकती वो कोर्ट जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब फिर क्या होगा, अब उसकी कैसे एग्जीक्यूशन होगी? द डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड एज पर प्रोविजन ऑफ द सीपीसी बाय द एनी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो कोई भी कोर्ट जहां पे उसकी एग्जीक्यूशन होनी है वो उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करवा सकता है जैसे उस कोर्ट ने उस डिक्री को जो है वो खुद पास किया है। तो सेक्शन 43 की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले की कोर्ट एस्टेब्लिश थी या अभी भी हो सकता है अंडर सम स्पेशल लॉ को बाहर की कोर्ट जो है वो पाकिस्तान में क्या है वो एस्टेब्लिश है और उसने कोई डिक्री पास की है और उसकी अब क्या होनी है, एग्जीक्यूशन होनी है, वो कोर्ट खुद करवा नहीं सकती, तो ऐसे में कोई भी दूसरी कोर्ट उसकी क्या कर सकती है, एग्जीक्यूशन कर सकती है। अब सेक्शन 44 एक, अब यहाँ पे एक बात को समझिएगा, ये 2018 के अमेंडमेंट के बाद ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट हो गया नए सेक्शन के साथ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको जरा आप जरा गौर से सुनिएगा, पहले मेरी बात के ऊपर फोकस कीजिएगा फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए फॉरेन जजमेंट में कोई वैसे तो सेक्शन 13 के तहत वो पाकिस्तानी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है, ठीक है, अगर वो ग्राउंड्स नहीं है कि वो इनकम्पिटेंट कोर्ट की जुरिडिक्शन है एटसेट्रा, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन की अगर बात की जाए किसकी, तो वो पाकिस्तानी कोर्ट उनकी कोर्ट को रिकग्नाइज नहीं करती और वो हमारी कोर्ट को रिकग्नाइज नहीं करते, तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी? मसलन कहने का मतलब ये है कि बाहर की कोर्ट ने एक जजमेंट दी है और पाकिस्तान में उसकी क्या होनी है, इम्प्लीमेंटेशन होनी है, तो वो कैसे होगी, वो कैसे होगी? अगर वो मुल्क करवाना चाहे तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि उनके दरमियान रेसिप्रोसिटी यानी एक दूसरे के साथ ट्रीटी का होना जो है वो जरूरी है, ट्रीटी का एग्जिस्ट करना जरूरी है। अगर तो ट्रीटी है दोनों मुल्कों के दरमियान तो फिर सेक्शन 44 ये कहता है कि उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है, और वो एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट जज को उसकी सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो उसको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि उस डिस्ट्रिक्ट जज ने खुद उसको क्या किया है, पास किया उसको डिग्री को। लेकिन सेक्शन 13 फिर स्टैंड करेगा कि सेक्शन 13 के तहत जो है वो फिट फॉर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, फॉरेन जजमेंट जो है वो अगेंस्ट सेक्शन 13 जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है बाकी हम इसको पढ़ लेते हैं, एक मिनट है, ओहो फिर काम खराब हो गया। ले जी, अब देखिएगा सर्कमस्टांसेस अट्रैक्टिंग सेक्शन 44 एक है, रेसिप्रोसिटी बिटवीन कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड फॉरेन कोर्ट्स मस्ट एग्जिस्ट एज पर एक्सप्लेनेशन 1, notification as to reciprocity must exist where High Court rules and order chapter 12 part S consists of notification as to declared reciprocity ट्रीटीज, यानी वो हमारे मुल्क में उसको करवा सकते हैं एग्जीक्यूट, हम उनके मुल्क में करवा सकते हैं, उसके बारे में एक ट्रीटी का और उस ट्रीटी की बाबत एक नोटिफिकेशन का होना जो है वो जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर आ गए, ठीक है, इसका चैप्टर 12 है, पार्ट एस है, यहाँ पे ये देखें, ये रेसिप्रोकल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बाय कोर्ट्स इन पाकिस्तान एंड कोर्ट्स इन फॉरेन कंट्रीज। अच्छा जी, अब ये देखें नीचे वो नोटिफिकेशन आ गए कि कौन कौन सी डिक्लेयर्ड जो है वो रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरीज हैं जहाँ पे के एग्जीक्यूशन हो सकती है, वो ये सारे के सारे नोटिफिकेशन दिए हुए हैं। ना सिर्फ वो मुल्कों की वो ट्रीटीज और नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, नीचे फिर उनका रेलिवेंट लॉ भी लिखा हुआ है। अगर यूके के साथ है तो इसमें कहीं पे आ जाएगा कि यूके में फिर सुपीरियर कोर्ट किसको कहेंगे जो भेजेगा, ये देखें ये लिखा हुआ है, द चीफ कोर्ट ऑफ कराची at Karachi and Judicial Commission Court Peshawar Kota shall continue deemed to be superior court for the purpose of superior court, इनको कहेंगे। anyhow इसकी समझ आ गई। आगे फिर बंदा अरेस्ट किया कैसे होगा, उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, उसकी प्रोक्लेमेशन कैसे होगी, ये सारे के सारे रूल्स प्रिंसिपल जो है वो इधर दिए हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक चीज जो है वो समझाई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्कमस्टांसेस है वो ये है कि वो फॉरेन जजमेंट हो और वो फॉरेन जजमेंट इन्फोर्सेबल हो
वो कंट्राडिक्टरी टू द ग्राउंड्स जो है सेक्शन 13 के बेसिकली दो हिस्से हैं। वो जनरल रूल्स में ये है कि फॉरेन जजमेंट जो है वो पाकिस्तानी कोर्ट के ऊपर जो है वो बाइंडिंग है, इन्फोर्सेबल है, लेकिन उसके एक्सेप्शन में उन्होंने 5 ग्राउंड्स दिए हैं जिसके ऊपर वो उसके पाबंद नहीं है। ठीक है, तो अब सुपीरियर कोर्ट कौन होंगी वो आगे एक्सप्लेनेशन 2 में पढ़ता हूँ। वो कहता है एज डिक्लेयर्ड इन द नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन कहाँ दिया गया, वो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर में दिया गया, वो मैंने आपको दिखा दिया है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिफोर होम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, इन द सेम मैनर एज द सेड डिक्री हैज बीन पास्ड बाय द डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी ऐसे ही एग्जीक्यूशन करवाएगा जैसे उसने खुद उसको पास किया है। अच्छा, प्रीरेक्विजिट क्या है सेक्शन 44A के लिए, कि वो सर्टिफाइड कॉपी जो है सुपीरियर कोर्ट की जिसने वो भेजी है वो कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने क्या की जाए, वो पेश की जाए। सेक्शन 17 के तहत 47 क्या है कि उस की एग्जीक्यूशन के मुताबिक उसकी एग्जीक्यूशन एडजस्ट सेटिस्फेक्शन डिस्चार्ज के बारे में कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, कोई भी ऑब्जेक्शन पिटीशन दायर की जा सकती है। ये हमने आगे सेक्शन 47 आने वाले लेक्चरों में पढ़ना है। और सेक्शन 13 स्टिल स्टैंड करेगा। अगर सेक्शन 13 के तहत वो फॉरेन जजमेंट पाकिस्तान में इन्फोर्सेबल नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी रिफ्यूज कर देंगे, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं करवाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको जरा वर्डिंग को भी पढ़ दूं। Execution of decree passed by courts in reciprocating territories where certified copy of decree of any of the superior court of the reciprocating territory has been filed in district court. The decree may be executed in Pakistan as if it had been passed by the district court. Together with the certified copy of decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent। अच्छा, एक चीज मैं छोड़ गया, सर्टिफाइड कॉपी भी डिक्री की आएगी और फिर उस कोर्ट का, उस सुपीरियर कोर्ट की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी आएगा कि डिक्री अभी सेटिस्फाइड नहीं हुई। सर्टिफिकेट ये ना हो कि एक बंदे के अगेंस्ट डबल जेपटी हो जाए कि वो वहां पे भी पैसे दे चुका और यहाँ पे भी दे। ठीक है, together with the certified copy of the decree shall be filed a certificate from such superior court stating the extent if any to which the decree has been satisfied or adjusted, and such certificate shall for the purpose of proceeding under the be conclusive proof to the extent of such satisfaction or adjustment। फर्ज करें एक बंदे से 100 रुपया लेना था तो उधर से सर्टिफिकेट सुपीरियर कोर्ट ने ये भेजा कि 50 रुपए ले लिए हैं तो 50 रुपए रह गए, तो ये कहता है कि वो जो सर्टिफिकेट आया कि 50 रुपए जो है वो ले लिए हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा इस बात का कि इस हद तक डिक्री जो है वो क्या हो चुकी है, सेटिस्फाइड हो चुकी है। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 एज फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री अप्लाई टू द प्रोसीडिंग ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूटिंग अ डिक्री अंडर दिस सेक्शन, एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शैल रिफ्यूज एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री if it is shown to the satisfaction of the court that decree fall within any of the exceptions specified in clause A to F of section 13। ये तो हमने पढ़ लिया। अच्छा, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, वो कहता है रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी मीन द कंट्री और टेरिटरी एज द फेडरल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डिक्लेयर टू बी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन, एंड सुपीरियर कोर्ट विद रेफरेंस टू any such टेरिटरी मीन such court as may be specified in the said notification। Explanation 2, decree with reference to a superior court mean any decree or judgment of such court under which, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अभी, under which a sum of money is payable। ले जी, ये मनी की डिक्री हो सकती है, ये भी एक सर्कमस्टांस है जो 44A के तहत जो है वो यानी जरूरी है उसकी कंडीशन कि वो मनी की डिक्री हो, नॉट बीइंग अ सम पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेस और अदर चार्जेस, टैक्सेस या अदर चार्जेस की बाबत ना हो और फाइन की बाबत ना हो, अदर पेनल्टी की बाबत ना, एंड डज नॉट इंक्लूड एन आर्बिट्रेशन अवार्ड, और वो आर्बिट्रेशन अवार्ड भी ना हो, इवन सच अवार्ड इज एनफोर्सेबल एज ए डिक्री और जजमेंट। चाहे वो आर्बिट्रेशन अवार्ड एज ए डिक्री हो लेकिन बतौर फॉरेन डिक्री उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 44A। तो दिस इज द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, और होप कि आपको जो है वो इसकी जो है वो समझ आ गई है। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे लिए दुआएं करनी है आपने, मेरी वालदा के लिए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद की सेहत के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।